शेल स्क्रिप्टिंग अपने तौर पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को बहुत से टास्क जो ना वो ऑटोमेट करने पड़ते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म इंडिविजुअल टास्क, बट इट इज़ रिक्वायर्ड दैट कि हम एक टास्क परफॉर्म करें फिर ऑटोमेटिकली दूसरा टास्क परफॉर्म हो जाए, या फिर डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ डिफरेंट टास्क्स हम कोई थर्ड टास्क या कोई टास्क चूज़ कर सकें और उसको परफॉर्म कर सकें। तो इस मकसद के लिए आमतौर पे हम स्क्रिप्ट्स जो ना वो यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि शेल में स्क्रिप्टिंग किस तरह से होती है। इस हवाले से सबसे पहले तो हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि लिनक्स सर्वर में चूँकि CLI बेस्ड होता है, उसमें GUI कोई नहीं होती है, तो उसमें हमें फाइल्स को एडिट करने के लिए एक यूटिलिटी होती है विम के नाम से। तो हम पहले विम को डिस्कस करेंगे, फिर शेल स्क्रिप्ट्स को के मतलब बात करेंगे। तो राइटिंग एंड एडिटिंग में ये है कि विम इज़ एन एक्रोनिम फॉर VI इम्प्रूव्ड। इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्स्ट एडिटर. It was first released by Bram Moliner in 1991 for Unix variants. So Vim is based on original VI editor, which was created by Bill Joy in 1976. In the 1990s, it started becoming clear that VI was lacking some features when compared with the Emacs editor. तो Vim जो ना उसमें सारे के सारे फीचर्स इंक्लूड किए गए थे जो VI में नहीं थे। इसको इंस्टॉल करने के लिए ये कि जनरली तो ये आमतौर पे लिनक्स की मैनी डिस्ट्रीब्यूशंस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इसको रिपोजिटरीज को अपडेट करने के बाद जो ना apt की कमांड के ज़रिए से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर ये है कि विम के डिफरेंट मोड्स होते हैं जिसमें हम डिफरेंट किस्म के जो ना वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं एडिटिंग के लिए, इंसर्शन के लिए। तो बुनियादी तौर पे जो डिफरेंट किस्म के मोड्स अवेलेबल हैं उसमें 4 मोड्स ना वो अवेलेबल जो ना वो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें एक तो कमांड मोड है, दूसरा इंसर्ट मोड है, फिर कमांड लाइन मोड है और विजुअल मोड है। कमांड मोड जो ना वो आमतौर पर डिफ़ॉल्ट मोड होता है और उसको हम नॉर्मल मोड भी कहते हैं। इस मोड में हम जो ना वो एक आमतौर पे हमें ऑलवेज इस मोड में आना पड़ता है अगर हम विम का मोड जो ना वो किसी एक मोड से दूसरे मोड में चेंज करना चाहें। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसर्ट से विजुअल मोड में जाना चाहते हैं तो हमें पहले कमांड मोड में आना पड़ता है। आमतौर पे the commands that you run without any prefix indicate that you are running in the command mode. तो यानी कि अगर हम किसी प्रीफिक्स के बगैर जो ना वो कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट वगैरह या कीज वगैरह को प्रेस करने के बाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वी आर इन दी कमांड मोड। फिर दूसरा इंसर्ट मोड है। इसमें हम जो ना वो फाइल के कंटेंट्स को एडिट करते हैं और इसको इस मोड कमांड मोड से इंसर्ट मोड में आने के लिए हम आई का जो ना वो एक डिजिट जो ना वो प्रेस करते हैं, जिससे हम इंसर्ट मोड में चले जाते हैं। और इस मोड से एग्जिट करने के लिए सिंपली एस्केप की को प्रेस किया जाता है। फिर जो कमांड लाइन मोड है, इसमें कमांड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है और आमतौर पे जितनी भी कमांड्स होती हैं दे आर प्रीफिक्स्ड बाय द कॉलन। इस मोड से जो ना वो एग्जिट करने के लिए हम कॉलन की को प्रेस करते हैं। स्विच टू दिस कॉलन को प्रेस करने से हम इसमें कमांड लाइन मोड में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो ना विजुअल मोड है। विजुअल मोड में है कि हम इसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और कमांड्स जो ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस मोड में आने के लिए हम V जो है बटन उसको प्रेस करके इस मोड में आ सकते हैं। फिर हम देखें कि विम में डिफरेंट कमांड्स जो ना वो अवेलेबल हैं। इंसर्ट मोड की जो कमांड्स हैं उसमें जो स्मॉल a है, इट इज़ यूज टू अपेंड टेक्स्ट फॉलोइंग द कर्सर्स करंट पोजीशन, यानी कि जो करंट पोजीशन है कर्सर की उसमें हम टेक्स्ट को अगर फर्दर अपेंड करना चाहते हैं तो हम a को प्रेस करके अपेंड कर सकते हैं। और अगर हम कैपिटल A
को प्रेस करेंगे तो हम एंड ऑफ द लाइन के ऊपर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। आई जो ना वो यूज़ होता है टू इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर द करंट पोजीशन, और जबकि कैपिटल आई जो ना इंसर्ट टेक्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द कर्सर लाइन। जैसे कि कैपिटल ए जो है ना वो एंड ऑफ द लाइन पे अपेंड करने के लिए टेक्स्ट यूज़ होता था, और कैपिटल आई जो है दैट इज़ यूज टू ऐड द टेक्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। इसी तरह से ओ जो है ना इज़ यूज टू ओपन अ न्यू लाइन फॉलोइंग द करंट लाइन एंड ऐड टेक्स्ट देयर, जबकि कैपिटल ओ जो है ना ओपन्स अप इन न्यू लाइन इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट लाइन एंड ऐड द टेक्स्ट देयर। इसी तरह कमांड मोड में जो डिफरेंट किस्म की कमांड्स हैं वो कंट्रोल प्लस ई है, जिसमें हम एक लाइन ऊपर जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस डी है, एक पेज अप जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस एफ है, एक पेज ऊपर जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस वाई को हम यूज़ करते देते हैं एक लाइन नीचे जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस यू को हाफ पेज नीचे जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस बी को एक पेज को नीचे जाने के लिए। इसी तरह से जो परसेंटेज का साइन है इसको हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट्स के लिए टू जंप विद इन दी मैचिंग वन। इसी तरह से जो ज़ीरो है फर्स्ट कॉलम ऑफ द लाइन, और जो डॉलर साइन है इट जंप्स टू द लास्ट करैक्टर ऑफ द लाइन। फिर जो एडिट मोड पे कमांड्स अवेलेबल हैं वो डी है, सी है, और वाई और पी है। डी डिलीट्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम द करंट पोजीशन अप द पोजीशन गिवन बाय द नेक्स्ट कमांड, जबकि सी जो है चेंज द कैरेक्टर फ्रॉम द करंट पोजीशन अप टू द पोजीशन इंडिकेटेड बाय द नेक्स्ट कमांड। इसी तरह से वाई जो है ना कॉपी द कैरेक्टर्स फ्रॉम द करंट पोजीशन कर्सर पोजीशन अप टू द पोजीशन इंडिकेटेड बाय द नेक्स्ट कमांड। इसी तरह से पी जो है ना previously deleted or yanked text after the current cursor position. It is to be noted that doubling D, C or Y operators operates on the whole line. For example, Y copies the whole line. इसी तरह से undo और redo के लिए जो है हमारे पास U की कमांड है, और कंट्रोल प्लस R है undoable using the control plus R, यानी कि U can be used to undo almost anything using U in the command mode, but control plus R undo is undoable using the control plus R। फिर हम इसको सर्च भी कर सकते हैं। सर्चिंग के लिए हमारे पास जो ना वो ऑप्शन इस तरह से है कि हम कॉलन का जो ना वो बटन प्रेस करते हैं, फिर मीन्स के कॉलन एस, फिर उसके बाद ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू और GC की कमांड को यूज़ करते हैं। इस तरह से इसके साथ G की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। सेव करने के लिए ये कि हम कॉलन WQ करते हैं, इस कमांड के ज़रिए से हम फाइल को पहले सेव करते हैं फिर एग्जिट कर देते हैं। अगर हम सिंपली W की कमांड देंगे तो वो फाइल सेव हो जाएगी, बट हम इसी फाइल के अंदर ही रहेंगे। अगर हम फाइल को एग्जिट करना चाहते हैं विदाउट सेविंग द चेंजेस, तो हम Q और एक्सक्लेमेशन साइन को इकट्ठा जो ना वो कॉलन साइन के साथ जो ना कमांड देते हैं, तो इट विल बी एग्जिटेड टू द कमांड प्रॉम्प्ट। अब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के लिए हम VI एडिटर को ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम myfirstscript.sh का एक स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम VI के बाद जो ना वो myscript.sh की कमांड जो ना वो यूज़ करते हैं। अब इसमें है कि इसमें इसके जो कॉन्टेंट्स होते हैं, सबसे पहले हम इसका इंटरप्रेटर शेल का रेफरेंस देते हैं, जिसमें इसका तरीकाकार ये है कि हम हैश एक्सक्लेमेशन साइन /bin और /sh जो इसकी शेल की जो बाइनरी है उसकी लोकेशन है, उसको इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह से फिर हम कमेंट कर सकते हैं कि शेल स्क्रिप्ट के अंदर कि फॉर एग्जांपल इस स्क्रिप्ट का ऑथर कौन है और कॉपीराइट्स वगैरह क्या हैं, तो इसके लिए हम हैश का सिंबल जो ना वो यूज़ करते हैं। फिर कुछ लाइन प्रिंट करने के लिए हम इको का हमारे पास जो ना वो कीवर्ड है, और जो टेक्स्ट हमने प्रिंट करना होता है उसको हम डबल कोट्स में लिख देते हैं। इसी तरह से अगर हम लाइन से रीड करना चाहते हैं, तो हम रीड करने के लिए जो कमांड लाइन से या यूज़र इनपुट अगर लेना चाहते हैं तो हम रीड की कमांड यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जो ना एक वेरिएबल
जो होता है यहाँ पे जो VUID के नाम से है, तो असल में वो लाइन से रीड करेगा और VUID में स्टोर कर देगा। फिर इसको डिस्प्ले करने के लिए हम echo की कमांड यूज़ करेंगे, और जो VUID है उसको उसके साथ जो है ना वो डॉलर साइन को जो ना प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करेंगे, जिसका मतलब है कि जब वो echo वेलकम VUID जो ना प्रिंट करेगा तो डॉलर VUID को वो ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। फिर इसको हमने एग्जीक्यूटेबल परमिशंस जो ना वो देनी होती हैं, जो कि chmod कमांड के ज़रिए से हम दे सकते हैं। हमने यहाँ पे 777 की जो ना वो जो ना परमिशंस दी हैं, इसका मतलब है कि ऑल यूज़र्स ऑल ग्रुप्स कैन एग्जीक्यूट दिस स्क्रिप्ट। फिर स्क्रिप्ट को रन करने के लिए ये है कि आप सिंपली जो ./स्क्रिप्ट का फाइल नेम लिखते हैं, या इससे पहले हमें शेल या sh की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम sh के ज़रिए से रन करना चाहें तो sh/स्पेस डॉट और उसके बाद उसके फाइल नेम होगा। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये जो दो लाइनें हैं, पहले तो वो एक लाइन प्रिंट करेगा, हेलो वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, व्हाट इज़ योर स्टूडेंट ID। फिर जो यूज़र जो ना वो VUID अपना एंटर करेगा, तो फिर उसके बाद जो ना वो उसी VUID को वेलकम के साथ प्रीफिक्स करके प्रिंट कर देगा। अब ये है कि बुनियादी तौर पे हमने वेरिएबल्स की बात की है, तो जो शेल स्क्रिप्टिंग में वेरिएबल्स जो है ना वो A to Z और स्मॉल और A to Z कैपिटल दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम नंबर्स को भी जो ना ऐड कर सकते हैं और अंडरस्कोर को भी ऐड कर सकते हैं। जबकि नॉर्मली ये इस तरह से होता है कि जो कन्वेंशन होती है वो ये है कि हम जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके नेम्स को अपर केस के तौर पे अपर केस में लिखते हैं। तो वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए यानी कि इस तरह से होता है कि हम वेरिएबल का नाम जो है ना वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, फिर इक्वल साइन और उसके बाद फिर उसकी जो वैल्यू हमने उसको असाइन करनी है। इन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हमने जैसे कि लास्ट एग्जांपल पे भी देखा था कि हम डॉलर साइन को यूज़ करते हुए वेरिएबल का नाम जो ना वो लिखते हैं, तो वो हम उस वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं या उसको वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। फिर अगर हम किसी वेरिएबल को रीड ओनली वेरिएबल अगर बनाना चाहते हैं तो हम रीड ओनली का एक कीवर्ड जो ना उससे पहले प्रिंट कर देते हैं, तो वो रीड ओनली वेरिएबल जो ना वो बन जाता है। अगर हम किसी वेरिएबल को अनसेट करना चाहते हैं, यानी कि जो प्रीवियसली असाइंड था उसको रिमूव करना चाहते हैं उस वैल्यू को, तो हम अनसेट की कमांड जो ना वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जो लोकल वेरिएबल्स, फिर इस तरह से डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे लोकल वेरिएबल्स हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं, शेल वेरिएबल्स हैं। A local variable is a variable that is present within the current instance of the shell. It is not available to programs that are started by the shell. They are set at the command prompt. इसके बाद जो environmental variables होते हैं ये बुनियादी तौर पे they are available to child process of the shells. Some programs need environment variables in order to function correctly. Usually a shell script defines only those environmental variables that are needed by some programs that it run. इसके अलावा shell variables होते हैं which are special variables that are set by the shell and is required by the shell in order to function correctly. तो शेल स्क्रिप्ट्स में हम ये तीन किस्म के वेरिएबल्स आमतौर पे यूज़ करते हैं। फिर ये कि इन 3 टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशल किस्म के वेरिएबल्स भी जो ना वो अवेलेबल होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली दे आर प्रीफिक्स्ड विद डॉलर साइन। अगर हम डॉलर साइन के साथ जो ना वो ज़ीरो को यूज़ करें तो ये बेसिकली रेफ़र करता है कि जो स्क्रिप्ट की फ़ाइल नेम है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी वेरिएबल को स्क्रिप्ट की फ़ाइल नेम को असाइन करना चाहें तो हम वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू $0 कर सकते हैं। इसी तरह से जो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते हैं वो हम $n के साथ 1 2 3 4 के साथ जो ना वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि जितने वेरिएबल्स जो ना यूज़र ने पास किए हैं कमांड लाइन से, तो वो इसके ज़रिए से हम एक्सेस कर सकते हैं।
इसी तरह से डॉलर हैश है द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स सप्लाइड टू ए स्क्रिप्ट, यानी कि इसके ज़रिए से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाउ मैनी आर्गूमेंट्स वर पास टू द स्क्रिप्ट फ्रॉम द कमांड लाइन। इसी तरह से जो ना वो डॉलर स्टैटिक का जो साइन है और that refers to all the arguments which are double quoted. If a script receives two arguments, dollar sign is equivalent to $1 and $2. फिर इसके बाद जो ना वो डॉलर और अल्फ़ा का साइन है एट द रेट आप जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब है कि ऑल आर्गूमेंट्स आर इंडिविजुअली डबल कोटेड। इफ स्क्रिप्ट रिसीव्स टू आर्गूमेंट्स, डॉलर एट द रेट इज़ इक्विवेलेंट टू $1 and $2। इसी तरह से हम जो ना वो क्वेश्चन मार्क के ज़रिए से हम उसका एग्ज़िट स्टेटस जो ना वो डिटरमाइन कर सकते हैं, लास्ट कमांड जो एग्जीक्यूट हुई है। डबल डॉलर जो है वो प्रोसेस आईडी जो ना वो रिटर्न करता है, और इसी तरह से जो डॉलर और एक्सक्लेमेशन साइन है वो प्रोसेस नंबर ऑफ द लास्ट बैकग्राउंड कमांड जो ना वो आउटपुट करता है, यानी कि उसको रेफर करता है। तो ये है कि जो शेल स्क्रिप्ट्स हैं वो अरेज भी सपोर्ट करते हैं, और इसका सिंटैक्स जो है ना वो इस तरह से होता है कि अरे का नेम और उसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद उसकी वैल्यू जो ना वो असाइन कर देते हैं स्पेसिफिक इंडेक्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको जो ना इनिशलाइज करने के लिए हम जनरली हम सेट की कमांड यूज़ करते हैं, जिसमें सेट और हाइफन ए और अरे नेम और उसकी वैल्यूज़ हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये वैल्यूज़ इनको असाइन कर दी जाएं। तो जो वैल्यू 1 है वो इंडेक्स 1 के ऊपर स्टोर हो जाएगी, वैल्यू 2 जो ना वो इंडेक्स 2 के ऊपर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से अप टू वैल्यू n। और फॉर बैश शेल इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें अरे नेम इज़ इक्वल टू, उसमें हम जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को जो ना वो राइट कर देते हैं। इसी तरह से अगर हमने किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जो ना वो वैल्यू अरे में से एक्सेस करनी हो, तो हम डॉलर का साइन यूज़ करते हुए जो ना वो मिडल ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए फिर अरे का नेम और उसका इंडेक्स स्पेसिफाई करके उसको जो ना वो रिट्रीव कर सकते हैं। जो डिफरेंट किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हैं, वो इसमें सपोर्टेड हैं। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू जो ना ये और असाइनमेंट। सिंगल इक्वल टू जो ना वो असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, और जबकि डबल इक्वल जो ना वो इक्वलिटी के लिए या नॉन इक्वलिटी के लिए यूज़ करते हैं। इसकी जो सिंटैक्स होता है वो इसी तरह से होता है कि हम एक्सप्रेशन और उसके पास वेरिएबल्स को जो ना वो स्पेसिफाई कर देते हैं, जिससे हमारे पास जो ना उसका पर्टिकुलर उसका आउटपुट जो ना वो आ जाता है। इसी तरह से फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइफन ई क्यू, इट मीन्स इक्वलिटी को चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ हम कहेंगे डॉलर ए इज़ इक्वल टू डॉलर बी, तो इसके लिए हम जो ना वो लार्ज ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए दरमियान में हाइफन ई क्यू का जो ना वो वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर ए और बी जो ना इक्वल हैं तो स्टेटमेंट विल बी ट्रू। इसी तरह से नॉट इक्वल है, फिर ग्रेटर दैन है, फिर माइनस, फिर लेस दैन है, फिर ग्रेटर और इक्वल है, और लेस दैन और इक्वल है। इनको भी हम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि वेदर द कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। इसी तरह से बूलियन ऑपरेटर्स भी सपोर्टेड हैं, जिसमें एक्सक्लेमेशन साइन जो है ना वो लॉजिकल नेगेशन को करता है, और हाइफन ओ जो है ना वो लॉजिकल आर को, और हाइफन ए जो है ना वो एंड कंडीशन को जो ना वो रेफर करता है। फॉर एग्जांपल हम जो ना वो निगेट करने के लिए हम जो ना वो लार्ज ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए हम एक्सक्लेमेशन साइन और फॉल्स को चेक कर सकते हैं, विच विल बी ऑलवेज ट्रू। इस तरह से जो स्ट्रिंग के डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जिसमें इक्वल है, नॉट इक्वल है,
और हाइफन z है, हाइफन n है और स्ट्रिंग है, जो कि फॉर एग्जांपल इक्वल टू चेक्स इफ इक्वल का जो स्ट्रिंग ऑपरेटर है चेक्स इफ द वैल्यू अप टू ऑपरेटर्स आर इक्वल और नॉट, और नॉट इक्वल जो ना वो स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ को चेक करता है कि वेदर दे आर नॉट इक्वल। इसी तरह से जो माइनस जो हाइफन z है इट चेक्स द गिवन स्ट्रिंग ऑपरेंड साइज इज 0, इफ इट इज़ 0 लेंथ देन इट रिटर्न्स ट्रू। इसी तरह से n जो ना वो चेक करता है कि स्ट्रिंग ऑपरेंड साइज इज नॉन ज़ीरो। फिर हमारे पास कुछ फाइल टेस्ट के ऑपरेटर्स भी हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे जो ना वो दी गई है। इसमें फॉर एग्जाम्पल हम -b को हाइफन b को देखें तो इट चेक्स इफ फाइल इज़ ए ब्लॉक स्पेशल फाइल, इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। इसी तरह से करेक्टर स्पेसिफिक फाइल को हम c से चेक कर सकते हैं, डायरेक्टरी को हम d से चेक कर सकते हैं, और हाइफन f से हम चेक कर सकते हैं कि अपोज टू चेक्स इफ द फाइल इज़ एन ऑर्डिनरी फाइल और इट इज़ ए डायरेक्टरी। इसी तरह जी के भी हैं जिसमें ग्रुप आईडी हम चेक कर सकते हैं। इस तरह से और भी दूसरे जो ना वो ऑपरेटर्स यहाँ पे लिस्ट किए गए हुए हैं और जिनकी डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल्स जो ना वो राइट साइड पे दी गई हैं। फिर इसके बाद जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं ये भी शेल स्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट की बात करें तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स इस तरह से हैं कि हम इफ़ को यूज़ करने इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए इफ़ और उसके बाद जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए उसके मिडल में एक्सप्रेशन को राइट करते हैं जो कि कंडीशन होती है, और फिर देन का कीवर्ड यूज़ करते हैं और स्टेटमेंट्स फिर हम राइट करते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हमने परफॉर्म करने हैं। और फिर एंड इस ब्लॉक को टर्मिनेट करने के लिए हम इफ़ की बजाय एफ आई यानी कि इस इन्वर्स ऑफ इफ़ उसको जो ना वो यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल जो ना वो यहाँ पे जो दी गई है, हमने ए को 10 असाइन किया है, बी को 20 असाइन किया है, फिर हमने चेक किया कि अगर ए और बी इज इक्वल हैं तो देन वी जस्ट सिंपली प्रिंट दैट ए इज़ इक्वल टू बी। फिर दूसरा ये कि हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो ना हम एल्स की कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इफ़ के बाद एक्सप्रेशन दे और देन और इसके बाद एल्स को भी जो ना वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे जो ना वो दी गई है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन इट विल प्रिंट ए इज़ इक्वल टू बी, else it will be print a is not equal to b। हम इसी तरह से इफ़ की मल्टीपल स्टेटमेंट्स एल्स की मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी जो ना वो जो राइट कर सकते हैं, और इसका कोड भी यहाँ पे जो ना वो दिया एग्जांपल दी गई है कि जिसमें हम चेक करते हैं कि a इज़ इक्वल टू बी देन प्रिंट a इज़ इक्वल टू b। अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b देन प्रिंट a इज़ ग्रेटर दैन b। अगर इफ़ इट इज़ a इज़ लेसर दैन b देन प्रिंट द a इज़ लेसर दैन b। तो अगर इसमें से कोई भी सिचुएशन नहीं है तो हम ये प्रिंट कर देते हैं एल्स में कि नन ऑफ द कंडीशन इज़ मेट। फिर जो कंट्रोल स्टेटमेंट में ही एक अनदर होती है जो केस की स्टेटमेंट है विच इज़ इक्वलेंट टू स्विच स्टेटमेंट इन दी सी एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसका जो ना वो पैटर्न यहाँ पे जो दिया गया है कि हम केस और वर्ड इन को यूज़ करते हैं, और इसके बाद जो स्टेटमेंट्स हमने पैटर्न 1 स्पेसिफाई करते हैं और उसके साथ जो है ना वो हम स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ करते हुए फिर उसके बाद जो ना डबल सेमीकोलन को यूज़ करते हैं, और इसके दरमियान जो ना वो जो हमने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी होती हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल हमने फ्रूट इज इक्वल टू कीवी एक कीवर्ड यूज़ किया है, और हमने फिर केस फ्रूट इन को हमने चेक किया है कि इसकी केस क्या है। तो अगर तो एप्पल है तो एप्पल हम जो ना प्रिंट करते हैं एप्पल पाई इज़ क्वाइट टेस्टी। अगर बनाना है तो हम आई लाइक बनाना नॉट ब्रेड। इसी तरह कीवी के लिए भी हम एक स्टेटमेंट जो ना वो प्रिंट करवा देते हैं। तो केस को टर्मिनेट करने के लिए हम इसी का इन्वर्स यूज़ करते हैं ESA C।
फिर इसी तरह से लूप्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स जो ना वो सपोर्ट हैं, जैसे कि वाइल लूप है। वाइल लूप के लिए हम ये है कि वाइल और उसके बाद फिर इसकी कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। फिर डू के कीवर्ड के बाद हम जो एक्सप्रेशन हमने एग्जीक्यूट करनी होती हैं उनको हम एग्जीक्यूट करने के बाद डन के साथ इसको कंप्लीट कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। फिर इस तरह से फॉर लूप भी है। फॉर लूप में ये है कि हम जो ना वो नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस जो ना वो डिफ़ाइन कर देते हैं, और डू के कीवर्ड के बाद जो है ना वो हम पर्टिकुलर जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन दी आफ्टर द इन कीवर्ड। इसी तरह से अनटिल लूप भी है। अनटिल लूप जो है ना वो चेक करता है कि इफ़ ए इज़ लेसर देन इक्वल टू लेस दैन 10, उस वक्त तक जो ना ये लूप जो ना वो एग्जीक्यूट होगा। इसकी एग्जांपल जो ना वो यहाँ पे शो की गई है। इसी तरह से सेलेक्ट लूप भी है, विच इज़ समथिंग सिमिलर टू दी फॉर लूप, but it has a little difference in the terms that it repeats the loop for the given variables। इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे जो ना वो दी गई है। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट के इन टी, कॉफ़ी, वाटर, जूस, एप्पल, ऑल, नन। तो इस तरह से हम इन हर केस के अगेंस्ट जो ना वो एक स्टेटमेंट या प्रिंट की कमांड जो ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर हम यह है कि हम इन लूप्स को नेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप और दूसरे अंदर भी दूसरा लूप। इसकी एग्जांपल यहाँ पे जो दी गई है, पहले हमने वाइल लूप यूज़ किया और उसमें कंडीशन हमारे पास है कि इफ़ ए इज़ लेस दैन 10। फिर हमने एक और लूप जो ना दिया है कि बी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो वो उसके बाद हमने कुछ एक्सप्रेशंस जो ना वो दिए हैं और उसको नेस्टेड लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर ये है कि हम लूप्स के अंदर जो ना ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं लूप के ब्लॉक में से एग्ज़िट करने के लिए, और कंटिन्यू की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट इटरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। इसी तरह से हमने एक पहले एग्जांपल में भी देखा था कि हम जो वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो ना वो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, उसके लिए हमें डॉलर साइन को यूज़ करते हैं और उस वेरिएबल का नाम जो ना स्पेसिफाई कर देते हैं। जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं इसमें शेल स्क्रिप्ट्स के अंदर वो बैकस्लैश डबल बैकस्लैश के ज़रिए से हम बैकस्लैश को जो ना वो एस्केप कर सकते हैं। इस तरह से बेल सिंबल को करने के लिए बैकस्लैश ए है, और उसके इस तरह बैकस्पेस को करने के लिए बी है, और बैकस्लैश सी को हम ट्रेलिंग न्यू लाइन को जो ना वो एक्सप्रेस कर देते हैं। इसी तरह से फॉर्म फीड के लिए बैकस्लैश एफ है, न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश एन है, और कैरेज रिटर्न के लिए बैकस्लैश आर है, और हॉरिजॉन्टल टैब के लिए बैकस्लैश टी है, और वर्टिकल टैब के लिए बैकस्लैश वी है। फिर यह कि हम शेल स्क्रिप्ट्स के अंदर जो ना वो फंक्शंस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है कि फंक्शन नेम और उसके बाद जो है वो हम जो स्टेटमेंट्स या कमांड्स जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस ब्लॉक के अंदर जो ना उनको राइट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे जो ना वो एक दी गई है। फॉर एग्जांपल हमने हेलो का एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है जो हेलो वर्ड प्रिंट करता है, और इसको एग्जीक्यूट इन्वोक करने के लिए हम जो ना वो सिंपली जो फंक्शन का जो नेम है उसको राइट करते हैं, तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी तरह से हम आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली जो ना हमें कोई स्पेसिफाई नहीं करना चाहता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पे हम जो भी पैरामीटर्स जो ना वो फंक्शन के नेम के बाद जो ना स्पेसिफाई करेंगे दैट विल बी अवेलेबल इन दी फंक्शन बॉडी। इसी तरह से हम जो ना रिटर्न भी कर सकते हैं वैल्यू को, और उसके वैल्यू को रिटर्न जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम किसी उसका रिटर्न जो ना वो हमें इन्वोकिंग ब्लॉक के अंदर या प्रोग्राम के अंदर या फंक्शन के अंदर हमें उसको मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पे जो ना वो शो की गई है, आप इसको एग्जीक्यूट करके टेस्ट करके चेक भी कर सकते हैं।